नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी कंप्लीट एनसीईआरटी जनरल साइंस इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सीरीज में हैं। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग फिजिक्स में के अंतर्गत ध्वनि चैप्टर में हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी या विभिन्न प्रकार के यदि एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल साइंस से आने वाले क्वेश्चंस, जो गलती हो जाता है आपको, जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस आता है, वो आप मेरे साथ जुड़ करके सही कर सकते हैं अपना और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पे यदि नए हैं, पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की ओर। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? साउंड पढ़ना है। साउंड सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एक संक्षिप्त में कि ध्वनि क्या है। ध्वनि तो आप जानते ही हैं कि एक ऊर्जा का रूप होता है। ध्वनि क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और जो तरंग के रूप में संचारित होती है, यानी वेव के रूप में क्या होता है? संचारित होता है। बस हम लोग इतना ही जान लेते हैं अभी तत्काल। आगे हम देखते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या जरूरी है। अब हम यहाँ देखिए, ध्वनि तरंग, यानी आपने अभी देखा तरंग के रूप में, तो अब हम देखते हैं ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में आपने यदि ये जो लिखा हुआ है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब आपको लगता होगा कि ये यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। दोस्तों, इसके बारे में हम इससे पहले जो तरंग का जो चैप्टर है, वेव्स का जो चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं ये मेरा चैप्टर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट जो एनसीईआरटी साइंस का जो सीरीज प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें आप जाकर के तरंग वाले चैप्टर को आप देख लीजिए। आपको डिटेल पता चल जाएगा कि ये यांत्रिक क्या होता है, अनुदैर्घ्य क्या होता है और तरंग क्या होता है। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानने के लिए कि ध्वनि तरंगे क्या होता है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। अब हम आगे चलते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। यांत्रिक होने के कारण इसे संचरण के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है, मैकेनिकल होने के कारण माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम जो होता है, चूंकि ये अनुदैर्घ्य तरंग है, इसी कारण से ये सभी माध्यम यानी कि ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर सकती है। अब देखते हैं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ध्वनि का तरंग जो है कहाँ संचरण नहीं होगा, तो ये कहाँ होता है? निर्वात में नहीं होता है। याद रखना है, निर्वात में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, अर्थात वायुमंडल वहां नहीं होता है। आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि क्या बताइए कि वायुमंडल जहां अनुपस्थित रहता है वहां पर ध्वनि संचरण होगा या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। आप ये भी याद रख लीजिए, आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया कि अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ध्वनि तरंग कितने रूप में विभाजित होता है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं एक एक करके, जो आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला चलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। इसका हिंदी में होता है अवसर्ब तरंग। अवसर्ब तरंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। अवसर्ब तरंग का मतलब ये होता है कि 20 हर्ट्ज, यानी ये जो देख रहे हैं आप, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगों को अवसर्ब तरंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य क्या नहीं सुन सकता है, तो जो अवसर्ब तरंगे होते हैं यानी इंफ्रासोनिक वेव्स होता है, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती है, मनुष्य क्या कर सकता है? नहीं सुन सकता है। अब हम आगे चलते हैं। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वेवलेंथ क्या होता है? अधिक होता है। और फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ क्या देखा? कम देखा। और यही बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। क्या होता है? बहुत बड़े। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे तो ज्वालामुखी, भूस्खलन, जो जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, उल्कापिंड इत्यादि से अब तरंगे तरंगे पैदा होती है, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स कहाँ से पैदा होते हैं? आपके लिए वीवीआई हो गया। क्या हो गया? वीवीआई हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इंफ्रासोनिक वेव्स कहाँ से पैदा किया जाता है, तो ज्वालामुखी से, भूस्खलन से और उल्कापिंड से। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्लास में ही याद कर लीजिए।
ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट देखिए श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स क्या होता है? जो तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, वो श्रव्य तरंग कहते हैं, और जिसे मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। आगे चलते हैं, प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी जी, अब देखिए आपने यहाँ क्या देखा? आपने देखा एक में आया 20 हर्ट्ज से नीचे, एक में आया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और एक आया 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी वाली तरंग को, आवृत्ति को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, जो मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता। आपने इस बात से अंदाजा लगा लिया होगा कि मनुष्य जो सुनता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच ही होता है। ठीक है, आपने, चलिए अब देखेंगे कि ये कौन सुन सकता है 20,000 से हर्ट्ज? ये कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ इत्यादि इसे सुन सकते हैं। आपने ये भी देख लिया। अब देखते हैं क्या कि ये जो 20 प्राश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को गाल्टन की सीटी जिसे एक साइलेंट व्हीसल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइलेंट व्हीसल बोलते हैं, भी कहते हैं, द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम में कि बताइए प्राश्रव्य तरंग को उत्पन्न करने के लिए कौन कर सकता है, तो आप याद रखिएगा उसका नाम क्या देंगे? साइलेंट व्हीसल। साइलेंट व्हीसल मतलब क्या होता है? साइलेंट सीटी। अब दूसरा, इस सीटी का प्रयोग कौन होता है? कुत्तों के परीक्षण में किया जाता है, यानी कुत्तों के परीक्षण में किया जाता है एग्जामिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, इस चीज का ज्ञात करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। आप समझ गए? आगे चलते हैं। प्राश्रव्य तरंग की अत्यधिक आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण इसमें जो क्या होता है? अधिक ऊर्जा होता है। क्या होता है इसमें? अधिक ऊर्जा होता है। साथ ही छोटे तरंगदैर्घ्य होते हैं, यानी वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। आप इससे पहले फ्रेंड्स यदि नहीं जानते हैं वेवलेंथ यानी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में संबंध क्या होता है, तो आप मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है खासकर वेव्स का, तरंग का, आप जरूर जाके देखिए। इसके बारे में मैं लैम्डा और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताया हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप जरूर जाके देखिए, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। आप इसे समझ लेंगे कि कब तरंगदैर्घ्य छोटा होता है यानी छोटी तरंगदैर्घ्य होता है तो फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या एप्लीकेशंस है, यानी प्राश्रव्य तरंग का एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, जो आपके एग्जाम के लिए एक एक करके बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे देखिए, समुद्र की गहराई पता लगाने एवं पानी के अंदर नौवहन में पनडुब्बियां द्वारा सोनार का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उपकरण में प्रयोग किया जाता है। पहला आपने देख लिया कि समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों की पुर्जों को धूल हटाने में भी यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का। नेक्स्ट देखिए, कल कारखाना यानी फैक्ट्रियां की चिमनियों से कालिख हटाने में भी इसका काम आता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न जो नैदानिक तकनीकी यानी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन्स, इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी, जो आप जानते हैं इकोकार्डियोग्राफी से हृदय का कंपन चेक किया जाता है, सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अब इन सब में हम लोग क्या किसका यूज करते हैं? प्राश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का। नेक्स्ट देखिए, कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में। ठीक है, अब द्रव्य को गर्म करने में, यानी कोई लिक्विड को आपको हीट करना हो तो आप क्या करेंगे, यदि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करेंगे तो इससे गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल। अब देखिए, अब आपको जानना पड़ेगा कि मीडियम पर डिपेंड करता है। आपने इससे पहले क्या देखा कि निर्वात में क्या होता है कि साउंड प्रोपेगेट नहीं करता, यानी साउंड जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है वो डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठोस का स्थिति क्या है, द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है। ठीक है, गैस के अंतर्गत क्या होता है देखते हैं हम लोग। अब देखिए, आपको पता है कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ये रूम टेम्परेचर है। क्या है? रूम टेम्परेचर है। और ये रूम आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत रूम टेम्परेचर, ठीक है, कितना होता है, तो आप बताइएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या क्या है।
ठोस। अब देखिए, ये देखिए एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा क्या है, ध्वनि का चाल है। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल है। अब हम आगे और आपको बता देते हैं, जो एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, स्टील, इस तरीके से दिया हुआ है। द्रव के अंदर इस ठोस के तुलना में कम होता है, और द्रव के तुलना में गैस में क्या होता है, और भी कम होता है। यहां आप देख सकते हैं, वायु में जो होता है 346 है, ऑक्सीजन में 316 है यानी मीटर पर सेकेंड, और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 यानी सबसे कम क्या है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, याद रखना है आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत। फ्रेंड्स, एक बार जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ग्रेनाइट, आप जब अपने पेपर को जब एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, आप यदि चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, लेटेस्ट पेपर जो नए सिलेबस बदलने के बाद, जो पेपर का जो सिलेबस बदलने के बाद और निगेटिव मार्किंग ऐड करने के बाद जो पेपर आया था, यानी 68th बीपीएससी, यदि आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं मेरे वे में, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के 68th बीपीएससी प्रीवियस ईयर एनालिसिस सीरीज में आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्मार्ट टेक्निक और डिटेल्ड एक एक विकल्प पर बात करके मैं किया हूं, जिससे आपके 69th की एग्जामिनेशन में सहयोग बहुत मिल सकता है। आप जरूर जाके उसे देखें। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल आपको पता है कि परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ठोस से जब द्रव में जाता है, द्रव से गैस में आता है, तो क्या होता है, ध्वनि की चाल कम होने लगता है। अब देखते हैं, यह परिवर्तन तरंग धैर्य में परिवर्तन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीडियम में परिवर्तन जो हो रहा है किसके कारण होता है बेसिकली, तो आप क्या कहेंगे, वेवलेंथ के कारण होता है। क्या कहेंगे, तरंग धैर्य के कारण होता है। अब देखिए, ध्वनि की आवृत्ति वही रहती है, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, वही रहता है। आपसे ये भी पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, आप अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि ध्वनि का चाल जो होता है किस पर डिपेंड करता है, यानी किस पर चेंजिंग नहीं होता है, तो उसमें आंसर मिल जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति वही रहता है और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य बदल जाता है और आवृत्ति वही रहता है। अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए, VVI आपके लिए क्वेश्चन है, यानी आपसे क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है। अब देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं, मैक, MAC, क्या बोलते हैं, MAC, ठीक है, याद रखना है। यदि किसी पिंड को एक चाल एक मैक संख्या से अधिक हो तो इसे क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक वेव बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं मैक क्या होता है। मैक होता है ध्वनि की चाल, यानी क्या, जो ध्वनि का चाल जो मीडियम वायु में मीडियम जो चाल होता है, यानी आपको सिंपल वे में बताएं तो ध्वनि की चाल जो एक मैक जो कहा जाता है, अगर एक पिंड का चाल एक मैक है तो एक मैक को क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक वेव बोलेंगे। और यदि पिंड की चाल 5 मैक से अधिक हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अति पराध्वनिक चाल, यानी हाइपरसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, जब कोई पिंड वायु में एक मैक संख्या से तेज, यानी क्या, सुपरसोनिक गति से करता है, तो वह पीछे वायु को एक शंक्वाकार यानी कोनिकल शंक्वाकार विक्षोभ पैदा करता है, यानी डिस्टरबेंस पैदा करता है। इस प्रकार के विक्षोभ को क्या बोलते हैं, प्रघाती तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रघाती तरंग बोलते हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, प्रघाती तरंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस प्रघाती तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा संचित होता है और इन प्रघाती तरंगों द्वारा अत्यधिक शोर उत्पन्न किया जाता है। आपको याद होगा, आप बचपन में देखे होंगे या वर्तमान में भी देखते हैं कि जब आकाश में एक बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे एक एरोप्लेन चल रही है, रॉकेट चल रही होती है, उसके पीछे से बहुत ज्यादा क्या होता है, एक व्हाइट कलर का जो है एक धुआं जैसा बना रहता है। बहुत लगता है कि एक क्या कहा जाए, एक जो खास करके वायु का जो है एक कंडेंसिंग फॉर्म में बन गया है। तो आप उस वो देख रहे हैं, वो प्रघाती तरंग है। ठीक है, और ये ध्वनि जो बूम होता है, ये शोर उत्पन्न करता है, जिसे क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोनिक बूम। और जेट जो होता है, जेट विमान, जेट लड़ाकू विमान द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंग से इमारत की जो आपका जो बिल्डिंग का शीशा होता है, क्या होता है, छटक जाता है, यानी टूट जाता है। चलते हैं आगे हम लोग, ध्वनि की चाल किस किस राशियों पर निर्भर करता है वो देखते हैं। ठीक है, आपको बीपीएससी में और किसी भी स्टेट पीसीएस में उठा लीजिए आप, आपको मिल जाएगा कि ध्वनि की चाल किन किन राशियों पर निर्भर करता है या प्रभाव डालता है। अब देखिए, ताप का प्रभाव होता है, दाब का प्रभाव होता है, गैस में ध्वनि की चाल में जानते ही हैं,
घनत्व का प्रभाव होता है, इतने सारे चीज पर प्रभाव होता है। दूसरी बात आप देखेंगे इसे, नेक्स्ट आप देखिएगा तो आर्द्रता पर प्रभाव होता है, यानी ह्यूमिडिटी पर प्रभाव होता है, और माध्यम के वेग पर प्रभाव पड़ता है। अभी मीडियम का वेग वेलोसिटी पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। ध्वनि की चाल टेम्परेचर के बढ़ने घटने से क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी माध्यम का यानी किसी मीडियम का ताप को बढ़ा देने पर उसकी ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने क्या देखा फ्रेंड्स, मैं क्या फिर से बता देता हूं, किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य दशा में यानी नॉर्मल डेज में समुद्र तल के निकट ताप अधिक और ऊंचाई पर ताप क्या होता है, कम होता है। ताप जाएंगे सामान्य दशा में समुद्र तट की तल के निकट क्या होता है, ताप अधिक होता है, और ऊंचाई पर ताप क्या होता है, कम होता है। ऐसे में क्षोभ मंडल में, ऐसे में जो ट्रोपोस्फीयर के भीतर ऊंचाई के साथ ध्वनि का वेग क्या होता है, घट जाएगा। ऊंचाई के साथ क्या होगा, ध्वनि का वेग घट जाएगा। नेक्स्ट देखिए दाब का प्रभाव। ताप समान रहने पर, टेम्परेचर यदि समान है तो गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आपने क्या देखा, यानी टेम्परेचर यदि सेम है तो क्या प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। और लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का क्या देखा आपने, टेम्परेचर बढ़ने से चाल का वेग वेलोसिटी भी यानी स्पीड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, गैस में ध्वनि का चाल क्या होता है। आप जानते हैं कि खासकर क्या होता है, गैसों में ध्वनि का वेग क्या होता है, न्यूनतम होता है, और ठोस में क्या होता है, अधिकतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अब आगे देखते हैं, भिन्न भिन्न गैसों में, अलग अलग गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। आपने देखा था कि इससे पहले वाले स्लाइड में कि वायु में अलग चाल है, और सल्फर डाइऑक्साइड में अलग चाल है, और ऑक्सीजन में अलग चाल है। आपने ये भी देख लिया। हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज्यादा और भारी में कम होती है। आपने ये भी देख लिया, हल्की जो गैस होती है उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे देखिए, डेंसिटी का प्रभाव यानी घनत्व का प्रभाव। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी और घनत्व पर निर्भर करता है। आपने क्या देखा, अभी आपसे एग्जाम में आएगा कि बताइए कि ध्वनि का चाल जो है क्या किसी मीडियम के इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल कहेंगे डेंसिटी पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं क्या है आखिर इसका रिलेशन क्या है। वो रिलेशन से जब समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ देखिए वर्गमूल, ये जो चाल है ये इसका क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ना कि आपने जो देखा m, ये अनुभार है, क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ये मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए जब दो प्रकार का मीडियम हो तब इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, अतः हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अन्य गैसों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। चलते हैं आगे, ह्यूमिडिटी का प्रभाव क्या पड़ता है वो देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी के प्रभाव में क्या दिया हुआ है कि जलवाष्प का घनत्व जो होता है, डेंसिटी, शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। यानी जो ड्राई एयर होता है उससे उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। अतः नमी युक्त यानी ह्यूमिडिटी वाला वायु का घनत्व भी शुष्क वायु से कम होता है। इसीलिए जब वायु में आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आपने क्या देखा फ्रेंड्स कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड की चाल क्या होती है, अंततः बढ़ती है। आपने क्या ये सब इन चीजों को देख लिया। नेक्स्ट यही वजह है कि बरसात के मौसम में सीटियों की आवाज जो है दूर तक सुनाई देती है। आपने ये चीज को गौर कर लिया। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीजों को देखिएगा कि यदा कदा आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट आपके पास रहेंगे तब ना बना पाएंगे आप। इसी कारण से आप देखिए, आप आगे चलते हैं। आपने ये भी देख लिया माध्यम के वेग, ये मीडियम, आपने तो ये अभी देखा ही कि जो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है और द गैस में क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली। अब आगे चलते हैं, ध्वनि के तीक्ष्ण यानी अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में देखते हैं, जो बीपीएससी के 68th बीपीएससी में भी पूछा गया था। आपको मैं अभी बता देता हूं, आप देख लीजिए, श्रिल बेस्ड क्वेश्चन होगा, श्रिलनेस से, ठीक है। अब देखिए यहां पर तीव्रता और प्रबलता यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस, क्या है, इंटेंसिटी और लाउडनेस के बारे में बात की गई है। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है।
किसी एकांक क्षेत्रफल के से प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहलाती है, यानी इंटेंसिटी कहलाती है। अब देखिए, यही वही प्रबलता, वही लाउडनेस कानों की ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। आपने क्या देखा? आपने देखा जो लाउडनेस होती है वो आपके कानों की ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है। यानी कोई कहता है क्या कि भाई साहब आप कम साउंड में बोलिए, कोई कहता है कि ज्यादा साउंड में बोलिए, यानी प्रबलता लाउड में बोलिए। तो यही चीज करता है, संवेदनशीलता पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा इंटेंसिटी के बारे में, कि कोई क्षेत्रफल मतलब एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं? उसकी ऊर्जा को ध्वनि की इंटेंसिटी बोलते हैं। आगे चलिए हम आपको बता देते हैं, आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली एक एक करके। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, क्या मैंने बोला? यद्यपि दो ध्वनियां जो है, साउंड जो है समान इंटेंसिटी की हो सकती है, फिर भी हम एक ध्वनि को दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम प्रबल ध्वनि के रूप में महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी एक खास, जैसे मान लिया जाए कि एक छोटे से छिद्र से एक आवाज को निकाला जा रहा है और एक बड़े से छिद्र से आवाज को निकाला जा रहा है, दोनों की इंटेंसिटी में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी में परिवर्तन हो सकता है। प्रबलता जो लाउडनेस तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, पर यह संबंध सीधा नहीं है होता। क्या होता है? यह संबंध सीधा नहीं होता, क्योंकि ध्वनि तीव्रता का जो ध्वनि इंटेंसिटी का एक भौतिक राशि है, इसका सटीक माप संभव है। ठीक है। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसका सामान्य प्रयोग की बात किया जाए ध्वनि का, ध्वनि तीव्रता का, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साहब की ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप एक जनरली मार देंगे बेल। क्या मारेंगे? बेल। ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, बेल के 10वें भाग को डेसीबेल बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। डेसीबेल आए या बेल आए, ध्वनि की तीव्रता का क्या है? एक मात्रक है। अब आगे चलते हैं, हम आप लोग बता देते हैं क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के यानी साउंड वेव्स के आयाम यानी एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं और आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं और माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। अब आपने इससे पहले यदि इन चीजों को समझना चाहते हैं, यदि आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो आप मेरे वाला जो इससे पहले का जो साउंड वेव्स का जो मैंने चैप्टर लिया था, आपको इसके बारे में एग्जैक्टली जानकारी मिल जाएगी कि ये किस प्रकार से इंटेंसिटी, साउंड का जो इंटेंसिटी किस प्रकार से आयाम पर, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है। मैं बताने के लिए तो अभी जस्ट बता दूंगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका क्या होता है, लेकिन आप हम कहेंगे आप जाके देखिए, बहुत डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। उदाहरण स्वरूप लंबी बांसुरी में बड़े तरंगदैर्घ्य यानी बड़े तरंगदैर्घ्य जो बिग, जो लार्ज जो वेवलेंथ होता है और निम्न फ्रीक्वेंसी तथा छोटी बांसुरी में छोटे तरंगदैर्घ्य और उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंगें उत्पन्न होती है। इसीलिए जब कोई खास करके बांसुरी खरीदता है तो वो देख के लेता है कि मुझे छोटा लेना है या बड़ा लेना है। अगर छोटी बांसुरी लेने वाला है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एक बार फ्रेंड्स पूछा गया है बीपीएससी में, शायद एक बार या दो बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ध्वनि का स्रोत और ध्वनि की जो तीव्रता, इंटेंसिटी जो बात होती है इसके बारे में, और ध्वनि की तीव्रता किस में होती है? या तो डेसीबेल में या तो बेल में। ठीक है। या तो डेसीबेल में या तो बेल में होती है, याद रखना है। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसीबेल के बीच में होता है। जोर से बातचीत 50 से 60, विद्युत मोटर 110, सायरन 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, यंत्र कारखाने फैक्ट्री 100 से 120। आपने समझ लिया। अब देखिए, रेल की पटरी पर हथौड़े द्वारा आवाज करने और कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर उन्हें सुनने से दो आवाजें सुनाई देती है, और क्योंकि ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होती है। आप शायद लगता है समझ नहीं पाए, एक बार में मैं बता रहा हूं फिर से। देखिए, आप क्या कीजिए, आप देखे होंगे कि अभी आपने क्या देखा, साउंड का जो
जो प्रोपेगेशन ऑफ मीडियम होता है वो अलग अलग होता है। ठोस में जो पहले आ जाता है और गैस में उसके कंपैरेटिवली बाद में आता है। तो क्या ये एग्जांपल दे रहा है कि ठोस जो रेल की पटरी होती है, अगर रेल की पटरी पर एक पत्थर मारेंगे, अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर दूर है, अगर वो कान लगा करके रेल की पटरी को सुन रहा है, तो क्या होगा कि पहले कान जो सटाया हुआ था रेल की पटरी में, वो आवाज उसे पहले सुनाई पड़ेगा। बाद में उसे जो एक वायु के माध्यम से जो साउंड का जो आवाज आएगा, पत्थर की जो आवाज आएगा टकराने से किसी का, वो बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि ठोस में पहले प्रोपिगेट होता है और वायु में बाद में होता है। आपने ये समझ लिया बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए तारत्व पिच के बारे में, यहीं से क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था। ये जो दिया हुआ तीक्ष्ण थ्रिल, इसी से क्वेश्चन आया था। किसी ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी ध्वनि की इंटेंसिटी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को मेरा मस्तिष्क किस प्रकार एब्जॉर्ब करता है, अनुभव करता है, उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। यानी तारत्व के कारण ही ध्वनि का मोटा, ग्रैव और श्रिल कहा जाता है। यानी अगर मान लिया जाए किसी का, अगर आप पिच समझ गए कि ये पिच पतला पिच है, ये मोटा पिच है, तो ये मोटा पिच जो ग्रैव अथवा श्रिल बोलते हैं, एक ही होता है। मोटा ध्वनि का मोटा होना जो है जो क्या कहता है, श्रिल या ग्रैव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज करके समझ जाएंगे। तारत्व ध्वनि की किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे करता है। आपने ये भी देख लिया, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ जाता है और ध्वनि तीक्ष्ण या पतली हो जाती है। क्या होती है? ध्वनि क्या हो जाती है? तीक्ष्ण या पतली हो जाती है। आप समझ में आ गया। अब देखिए, यानी क्या, उसका तारत्व बढ़ा, तारत्व का मतलब आपने पिच बढ़ा, यानी किसी का पिच बढ़ गया और पिच बढ़ने से ध्वनि क्या हो गया, सॉरी, पिच बढ़ने से क्या हो गया? ध्वनि तीक्ष्ण हो गया, या श्रिल हो गया, या पतली हो गया। स्त्रियों और बच्चों की आवाज का तारत्व क्या होता है? पिच ज्यादा होना उनकी आवाज पुरुषों की तुलना में पतले होने का कारण है। ठीक है। ध्वनि यानी कि अब देखोगे स्त्री और बच्चे में क्या होता है, पिच पतला होता है, ज्यादा होता है पिच, और उसके तुलना में पुरुषों में क्या होता है, कम होता है। ध्वनि की तारत्व की तीव्रता और प्रबलता से संबंध नहीं होता, और यहाँ ज्यादा तीव्रता की ध्वनि का तारत्व कम या बहुत अधिक कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, निम्न तारत्व का ध्वनि तरंग कैसे जाता है, और उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग कितना सड़ा सड़ा हुआ है, ठीक है, कंप्रेशन में रहता है। आगे चलते हैं। अब ये क्या है? टिम्बर, गुणता। ये गुणता के बारे में बात कर रहा है। गुणता के बारे में हम लोग बहुत इजी से समझ लेंगे। यहाँ देखिए, यानी कोई ध्वनि वह अभिलक्षण जो समान प्रबलता या तारत्व की दो ध्वनियों में समान आयाम और समान आवृत्ति की ध्वनियों में अंतर करने में सहायक होता है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया। एम्पलीट्यूड, यानी कोई समान आवृत्ति का, समान एम्पलीट्यूड का और समान फ्रीक्वेंसी की आवाज अब निकाल रहा है, तो जो उसका टिम्बर होता है वो उसको चेंज करता है कि नहीं, ये फलाने व्यक्ति का है और ये फलाने व्यक्ति का है। आपने ये भी समझ लिया। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए, जब सितार और बांसुरी पर ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन था, ये भी बीपीएससी का 68 का क्वेश्चन है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि की भेद उसका क्या करता है, टिम्बर के कारण ही पहचाना जाता है। यानी गुणता की भिन्नता के कारण हम अपनी परिचितों की आवाज पहचान पाते कि ये मेरी माता के जी का आवाज है और ये मेरी पिताजी का आवाज है। चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे क्या है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि का टोन कहते हैं, और अनेक ध्वनियों के आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा, जो एकल यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को टोन बोलते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। और मिश्रित जो ध्वनि का जो टोन आवाज होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि सामान्यतः सभी संगीत पद्धतियों में विभिन्न फ्रीक्वेंसी वाले टोन होते हैं और उनकी पुनरावृत्ति द्वारा संगीत उत्पन्न किया जाता है। और भारत की संगीत पद्धति में 7 टोन और उनकी आवृत्ति होती है। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, और यही दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी इसका हाई फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है इतना पे, यानी नी जो होता है 494 हर्ट्ज पे है, और ये जो है सा 265 हर्ट्ज पे है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर इफेक्ट हो गया।
डॉपलर इफेक्ट के साथ साथ जो है तो इको हो गया, इको के बाद अनुरणन हो गया, रिवर्बेशन हो गया, यह ध्वनि की अपवर्त रिफ्लेक्शन हो गया, और कई सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इसके साउंड के अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग अगले पार्ट जरूर देखिए जिससे आपका पूरे कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर किए होंगे, कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।